ठीक है, देखिए एक रिएक्शन जिसके माध्यम से हम इस टॉपिक को अच्छे से समझाने जा रहे हैं। N2 plus 3H2 एरो 2NH3, एकदम जीरो लेवल से स्टार्टिंग कर रहे हैं, सबको समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। बताइए रिएक्शन में एरो से पहले जो केमिकल स्पीशीज होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और एरो के बाद प्रोडक्ट। हिंदी में इसको अभिकारक और इसको प्रतिफल बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले पढ़ कर रहा है। अब कम से कम जानिए कि इसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं और इसको प्रोडक्ट। तो इस रिएक्टेंट में दो रिएक्टेंट हैं। ऐसे और डिटेल में जाएंगे तो एक सबस्ट्रेट एक रिएजेंट कहलाता है। फिलहाल आप इसको रिएक्टेंट ही समझिए। अब इसको हम थोड़ा सा कुछ कंडीशन, जो ये रिएक्शन कंडीशन अपना लेकर आया है, जैसे फुली बैलेंस रिएक्शन है, सब पूरा बैलेंस किया हुआ रिएक्शन है। देख लीजिए, 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन है। तो ये रिएक्शन अपने लिए पर्सनली एक रूल बनाया है, और वो रूल आप देख सकते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका 1 मोल, इसके आगे 3 लिखा है मतलब 3 मोल, और इसके आगे 2 लिखा है मतलब 2 मोल। तो ये क्या अपने लिए नियम बनाया है कि 1 मोल ऑफ N2 reacts with 3 मोल ऑफ H2 and form 2 मोल ऑफ NH2। ये बदल नहीं सकता। ये इस रिएक्शन के लिए जस्ट लाइक एक रूल के जैसा काम करेगा कि 1 मोल नाइट्रोजन जब रिएक्शन करेगा तो 3 मोल हाइड्रोजन से करेगा और 2 मोल अमोनिया का प्रोडक्शन होगा। यानी इसके 1 मोल के लिए, 1 मोल रिएक्शन के लिए इसके 3 मोल की आवश्यकता होगी, और इस दोनों के कंप्लीट रिएक्शन से इसका 2 मोल बनेगा। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आप लैब में हैं और आपको इस दोनों सब्सटेंस का 10 मोल लाकर आपके टेबल पर, यानी दोनों का 10 मोल दे दिया गया। ये अपना कंडीशन बनाकर रखा है अलग कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ H2 एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ NH3, और आपको दोनों का इक्वल मोल दे दिया गया। अब आप ही बताइए कि 1 मोल जब इसके 3 मोल से रिएक्शन करता है तो 2 मोल कितना से करेगा? 6 मोल। 3 मोल कितना से करेगा? ध्यान दीजिएगा, 1 मोल इसके 3 मोल से, तो 2 मोल कितना से? 3 मोल कितना से? और दोनों का 10 मोल आपके पास है। इसी में से आप 1 मोल यूज किए तो इसका 3 मोल समाप्त हो गया, रिएक्शन कर लिया। अगर 2 मोल कर रहे हैं तो इसका 6 मोल समाप्त हो रहा है। अगर 3 मोल ले रहे हैं तो इसका 9 मोल। तो आप ही बताइए, चौथा मोल यूज करते करते इसका 12 मोल का आवश्यकता होगा, और है नहीं, है कितना? 10। यानी कि 4 से अधिक थोड़ा सा हुआ मोल कि ये पूरा समाप्त। क्यों समाप्त? क्योंकि दोनों 10-10 था। 1 मोल पर ये 3 मोल रिएक्शन कर रहा था, तो 2 मोल पर ये 6 मोल, 3 मोल पर 9 मोल, और अब 4th मोल इसका यूज होगा तो इसके 12 मोल की आवश्यकता होगी, जो है नहीं। तो हम क्या समझाना चाहते हैं कि जब दोनों का 10 मोल आप लिए हैं, आप रिएक्शन कराने चल दिए, तो इसका 3 मोल यूज होते होते इसका 9 मोल समाप्त हो जाएगा, और जैसे ही 3 से कुछ ज्यादा मोल होगा रिएक्शन में जहां भाग लिया, तो ये H2 का पूरा मोल, तो H2 रिएक्शन से खत्म हो जाए, तो रिएक्शन भी होना बंद है। तो इस रिएक्शन में 2 चीज है, एक है लिमिटिंग रिएजेंट और एक है एक्सेस रिएजेंट। जो जल्दी समाप्त हो जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और जो रह जाता है एक्सेस अमाउंट में उसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। तो ये हमारा 10 मोल दिए गए कंडीशन के अनुसार कौन पहले खत्म हुआ था? तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, और कौन बच गया? ये N2 एक्सेस रिएजेंट। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसका हम 20 मोल लिए और इसका 100 मोल। अब इस सिचुएशन के अनुसार कोई चीज रटना नहीं है,
कंडीशन के अनुसार बदल भी सकता है। तो इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है तो 20 मोल कितना से करेगा, और ये है कितना, इस बार कौन खत्म हो गया, इस बार कौन खत्म हो गया। तो इस सिचुएशन के अनुसार आपका लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन। The reagent which is used up first during any chemical reaction, किसी chemical reaction के दौरान जो reagent पहले ही समाप्त हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। दूसरा जो डिफिनेशन लिखवा है उसको समझने के लिए ध्यान दिया जाए बोर्ड पर। जब ये दोनों रिएक्शन करेगा या रिएक्शन के दौरान एक दूसरे से कांटेक्ट में आएगा तभी ना प्रोडक्ट बनेगा, और ये रिएक्शन करते करते बीच में यही खत्म हो गया तो रिएक्शन चलेगा। तो वास्तव में कौन पहले खत्म होता है, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। तो इसी को समझते हुए लिखवाया गया है कि रिएजेंट तो दो है, लेकिन वो रिएजेंट जो रिएक्शन को कंट्रोल करता है, जिसके समाप्त होते ही रिएक्शन रुक जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। द रिएजेंट व्हिच कंट्रोल्स द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और अब एक्सेस रिएजेंट क्या है, द रिएजेंट व्हिच इज लेफ्ट ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, वह रिएजेंट जो शेष बच जाता है या बचा रह जाता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो अभी दो डिफिनेशन केवल लिखवाए हैं लिमिटिंग रिएजेंट का ही, एक और अभी लिखेंगे आप, पहले समझ लीजिए आप बढ़िया से। तो एक होता है एक्सेस रिएजेंट और एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट। इसी रिएक्शन को अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर डील कर रहे हैं, ध्यान दिया जाए। N2 + 3H2 एरो 2NH3। अब हम इसको मॉलिक्यूल के टर्म में समझ रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल से जब रिएक्ट करेगा तो इसका कितना मॉलिक्यूल बनाएगा, ये हम कहां से लिखे, यहीं से देखकर। इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो इसका 2 मॉलिक्यूल। और हमारे पास दोनों का 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल है दोनों का, N2 का और H2 का। तो आप भी बताइए कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2, तो 100 मॉलिक्यूल कितना से करेगा, 300। तो ये तो 100 है, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, एक्सेस रिएजेंट कौन होगा। समझ में आ रहा है सब कुछ। A + B2 A रो AB2, ये पूरा NCERT का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं। यहाँ ध्यान दिया जाए, एकदम सेम ऐसा ही क्वेश्चन। इसको जितना तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं पहले कर दीजिए, फिर उसके क्वेश्चन का सामना कीजिएगा। पहले मोल के हिसाब से इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करेगा तो इसका 1 मोल बनेगा। अब इसको आप क्या समझ रहे हैं, अगर हम आपसे पूछे N क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल, एटम। और N2 O क्या है, और O2, तो इतना समझ में आना चाहिए। तो A क्या है, एटम, तो इसका 1 एटम, ये क्या है, मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल से जब रिएक्ट करेगा तो इसका 1 मॉलिक्यूल बनेगा। तो एटम मॉलिक्यूल के टर्म में भी एक्सप्लेन कर लिए हैं, मोल के टर्म में भी एक्सप्लेन कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, 10 मोल ऑफ A + 5 मोल ऑफ B, 10 मोल ऑफ A + 5 मोल ऑफ B, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट बनने के लायक है। 1 मोल से रिएक्ट करता है, 10 मोल से करेगा, कौन कम पड़ गया, तो आंसर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, B। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 atoms of A plus 600 molecules of B
300 atoms of A plus 600 molecules of B, कौन सा लिविंग रिएजेंट? 1 एटम पर 1 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा, तो 300 पर 300 कितना है ये? तो आंसर होगा कौन? A लिविंग रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 atoms of A plus 100 molecules of B, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। ध्यान से अपना जवाब सोच कर रखेंगे। 100 atoms of A plus 100 molecule of B, ठीक है? चलिए आप बोलिए कौन लिविंग रिएजेंट होगा? बिल्कुल सही जवाब है, कोई नहीं, यही सही समझ है। 1 एटम 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है तो 100 तो 100 से कर ही लेगा, so there is no lifting reagent in this situation because all the reactant react with each other. कोई इस सिचुएशन में लिफ्टिंग रिएजेंट बनने के लायक नहीं है। 1 एटम 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो 100 एटम 100 मॉलिक्यूल्स, तो ऐसा नहीं है कि एकदम लिफ्टिंग रिएजेंट आंसर बोलबे करिएगा, इसमें कैसे बोल दीजिएगा? 100 एटम 100 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर ही लेगा, पूरा जब रिएक्शन ही कर लेगा तो कोई बच ही नहीं रहा है, तो किसको कह सकते हैं लिफ्टिंग रिएजेंट? तो जवाब होगा, इसका आंसर होगा देयर इज नो लिफ्टिंग रिएजेंट इन दिस कंडीशन बिकॉज़ ऑल द रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर। कोई इसमें एक्सेस रिएजेंट भी नहीं है, कोई बच भी नहीं रहा है, कोई घटेगा तब ना कोई बचेगा, या तो दोनों भाग ले लेते। समझ में आ गया? तो आपका टॉपिक फिनिश। एक बार फिर से शुरू से तक। लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएजेंट which is used up first during any chemical reaction is called limiting reagent. The reagent which controls the formation of product. अब आप ही बताइए, दो रिएजेंट है, इसमें से एक रिएजेंट समाप्त हो जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो जो रिएजेंट जल्दी समाप्त होगा वही ना कंट्रोल करेगा, जब तक वो है तब तक प्रोडक्ट बन रहा है, तो खत्म है प्रोडक्ट बनना बंद। और एक्सेस रिएजेंट क्या है? द रिएजेंट which is left during any chemical reaction, वो रिएजेंट जो कि रिएक्शन के दौरान शेष रह जाता है वो कहलाता है एक्सेस रिएजेंट। समझ में आ गया?